हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, हम देख रहे थे यूनिवर्सल सामान्य हिंदी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको अध्याय नंबर 1 दिया था। जिन भी अभ्यर्थियों ने उसको नहीं देखा है दोस्तों, प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने उसमें एक ही वीडियो में 235 प्रश्न दोस्तों कराए हुए हैं। आप दोस्तों उसे भी जाकर देख सकते हैं जिन अभ्यर्थियों ने उसको अभी तक नहीं देखा है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अध्याय नंबर 2। इसमें दोस्तों रहने वाले हैं 275 MCQ और अध्याय का दोस्तों नाम रहेगा हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो यूनिवर्सल सामान्य हिंदी बुक है दोस्तों, इसमें करीब 6200 दोस्तों प्रश्न हैं और ये दोस्तों करीब मैं 28 वीडियो में ही कंप्लीट यहाँ पर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इससे पहले 235 प्रश्न एक ही वीडियो मैंने कराए हैं, करीब 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है। और आज दोस्तों हम 275 प्रश्नों को देखेंगे। ये भी दोस्तों करीब जो है 1.5 घंटे के आसपास ये भी पूरा हो जाएगा। तो एक दोस्तों आपका अच्छा रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। सभी दोस्तों जो अभी तक पुराने एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों पूछे गए प्रश्न इसमें हैं। बाकी दोस्तों इसमें संभावित प्रश्न भी हैं सभी परीक्षाओं के लिए। बिल्कुल दोस्तों, किताब का बिल्कुल नया एडिशन है, ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों कई अभ्यर्थी आज देखेंगे, कोई 1 महीने बाद देखेगा, 2 महीने बाद, कोई 1 साल बाद भी या कोई बाद तक भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भी दोस्तों हिंदी पूछी जाती है। अब ये मत पूछिएगा कि किस परीक्षा के लिए, क्या फॉरेस्ट गार्ड के लिए से पढ़ें, पुलिस के लिए पढ़ें या जो अन्य एग्जाम इसके लिए पढ़ें। दोस्तों, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रश्न हिंदी वर्णमाला वो विराम चिन्ह से बनेंगे वो दोस्तों यहीं से बनेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों शुरुआत होगी वहां यहाँ पर वर्णमाला के प्रश्नों से। कौन सा दोस्तों वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि दोस्तों वो होगा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग दोस्तों ई, ई, री, ये तीनों दोस्तों स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर बड़ा ऊ। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। जल्दी से यहां पर दोस्तों आपको बताना है चौ वर्ग। दोस्तों चौ, छ, जौ, झ, यो दोस्तों जो चौ वर्ग है इसका दोस्तों जो उच्चारण है वो तालु से होता है। बाकी दोस्तों डिटेल में भी दोस्तों बिल्कुल चैप्टर वाइज दोस्तों जो मेरे नोट्स हैं उसके अनुसार भी मैं बहुत जल्दी पहले इसे समाप्त करने के बाद वो भी आपके सामने लेकर आने वाला हूं। क दोस्तों कंठी वर्ण रहेगा। बाकी अभी दोस्तों प्रश्न आने वाले हैं, भर भर के प्रश्न है, अंत तक बने रहेगा और जल्दी से दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक। लुंठित ध्वनि है अगला प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर लुंठित ध्वनि है, एक बार नहीं दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो लुंठित ध्वनि दोस्तों ये हो जाएगा रॉ। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही उत्तर है। लुंठित दोस्तों हो जाएगा रॉ। और इसके अलावा दोस्तों जो पार्श्विक व्यंजन है वो होता है लॉ। अगला प्रश्न है, ये हो जाएगा लुंठित ध्वनि दोस्तों, ये हो जाएगा रॉ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष। ओष्ठ्य भी बताना दोस्तों, यहां पर हमारा ओष्ठ हो जाएगा प वर्ग। प वर्ग में दोस्तों जो भी वर्ण होते हैं वो ओष्ठ्य के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन दोस्तों जो होते हैं वो क से लेकर म तक आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अल्प प्राण बोले तो 1, 3, 5। और अघोष दोस्तों जो शुरुआत के रहते हैं, तो यहां पर जो बनेगा हमारा प दोस्तों हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओष्ठी भी है, स्पर्श व्यंजन तो खैर सभी हैं, अल्प प्राण है, अघोष है, तो ये हो जाएगा दोस्तों प। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। दोस्तों देखिए सी सेट में प्रश्न पूछा गया है, सही विराम चिन्ह यहां पर आपको बताना है। सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का, क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं। दोस्तों यहां पर प्रश्नवाचक होगा ना कि पूर्ण विराम, ये गलत है। सुनो 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 वह गा रही है। दोस्तों यही यहां पर मुझे शुद्ध लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर।
अगला प्रश्न दोस्तों विराम चिन्ह से प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह हम देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी एक बार नहीं दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों भले ही कम एग्जाम में लिखा हुआ है, लेकिन ये एक बार नहीं दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप में लिखने के लिए, यानी कि ज्यों का त्यों उतारने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो ये दोस्तों होगा यहाँ पर हमारा उद्धरण चिन्ह। अभी दोस्तों विराम चिन्ह से भी बहुत प्रश्न है, 275 प्रश्न है, अभी हम 6 प्रश्न पर पहुंचे हैं। तो अंत तक बने रहेगा दोस्तों, जबरदस्त जबरदस्त प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ज्यों का त्यों। दोस्तों किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए दोस्तों ये होता है हमारा कौन सा? दोस्तों ये होता है उद्धरण चिन्ह। दोस्तों उद्धरण चिन्ह या फिर इसे हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, एक नाम इसका और है वो दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी इसे कहते हैं। इसमें दोस्तों इखरा उद्धरण होता है और दोहरा उद्धरण होता है, इस तरह से। ये तो दोहरा उद्धरण हो गया और ये दोस्तों हो गया इखरा उद्धरण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है उच्चारण की दृष्टि से वो है, वो दोस्तों क्या है? छपने वाला प्रश्न है दोस्तों, छपने वाला। दोस्तों ये है दंतोष्टि। ऑप्शन नंबर सी, कंठोष्टि ओ औ, कंठ तालव्य ए आई। दोस्तों अभी सब प्रश्न आने वाले हैं, प्रश्नों की भरमार है। अभी दोस्तों मैं 22,000 प्रश्न भी हिंदी के कराने वाला हूं, 22,417 प्रश्न। इसके बाद दोस्तों सब प्रैक्टिस होगी, एग्जाम धुआं धुआं हो जाएगा। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, निश्चिंत रहिए। अगला प्रश्न है हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? हंस पद विराम चिन्ह दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। हंस पद या दोस्तों इसका जो अन्य नाम है ना वह है दोस्तों त्रुटिवाचक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंस पद त्रुटि विराम या त्रुटि बोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा आई के उच्चारण में, यहाँ पर आपको भरना रहेगा और किसकी सहायता ली जाती है? जल्दी से बताना है दोस्तों। आई, इनको दोस्तों कहा जाता है ए और आई को दोस्तों कहा जाता है कंठ तालव्य। तो आई के उच्चारण में कंठ, यहाँ पर आएगा कंठ और यहाँ पर और तालु की सहायता ली जाती है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? दोस्तों ये जो विराम चिन्ह है ना इसे आपको पहचानना है। दोस्तों ये कौन सा विराम चिन्ह है? दोस्तों ये है अर्ध विराम। दोस्तों ये अर्ध विराम है। अल्प विराम दोस्तों ऐसे लगता है। निर्देशक चिन्ह दोस्तों इसे डैश भी कहते हैं, इस तरह से ये होता है। उद्धरण चिन्ह दोस्तों कथन को ज्यों का त्यों उतारने के लिए दोस्तों इस तरह से लगता है, अभी हमने देखा था। तो ये दोस्तों हो जाएगा अर्ध विराम। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों कितनी परीक्षाओं में प्रश्न आया है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा छोटी ई और इसकी बड़ी दीदी बड़ी ई। दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी दोस्तों ये सभी के जो हैं, जो अ है, प है, जौ, आ, चौ, टौ, दोस्तों सभी पुल्लिंग है। बाकी ये ई दोस्तों ये है स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है छपने वाला प्रश्न। दोस्तों सभी के सभी प्रश्न जो इसमें लिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों ऑलरेडी छपे हुए हैं। अगला प्रश्न है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे दोस्तों कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे दोस्तों कहेंगे हम स्वर। बिल्कुल आसान प्रश्न है, स्वर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ण विच्छेद से प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप बिना पढ़े भी करेंगे ना वर्तनी देखकर तो आप सीधे उत्तर लगा देंगे, जहां तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी दक्ष, क्योंकि दोस्तों ये दक्ष इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। तो वर्ण विच्छेद दोस्तों दो हलंत, यानी कि दोस्तों आधा रहेगा तो अ, क, स, अ, तो इस तरह से दोस्तों देख लीजिएगा, इस तरह से दोस्तों बनेगा दक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है। दोस्तों ये किसमें आता है? ट, ठ, ड, ढ। जल्दी से बताइए दोस्तों। ट वर्ग तो है, ट वर्ग में तो आता है नहीं, ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड और ढ। दोस्तों चौथे नंबर पर ये आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पर हमारा लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों लिपि चिन्हों के
क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी, वर्णमाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये है 4, ऑप्शन नंबर डी, अ, ई, उ और री, और बाकी दोस्तों जो बचे वो सभी हो जाएंगे दीर्घ। तो 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं? दोस्तों स्वर में हम ऊ को पढ़ते हैं, री को पढ़ते हैं, ई, आ, और ये दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए वाले हैं दोस्तों ये विदेशज में आते हैं, विदेशी में तो अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग। दोस्तों स्वर में तो हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन स्वर में, किंतु उनका समावेश दोस्तों स्वर में इनको नहीं किया जाता। अंग और अह, अनुस्वार और विसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों प्रश्न है यहां पर हमारा, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? दोस्तों ये हो जाएगा संपृक्त ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है? दोस्तों ये है पुलुत स्वर, ओ, इस तरह से दोस्तों ये है पुलुत स्वर। जैसे किसी को आवाज लगाते हैं राम, तो दोस्तों ये हो जाएगा पुलुत स्वर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये क से लेकर म तक होता है, तो दोस्तों इनकी जो संख्या है वह है दोस्तों 25, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 275 प्रश्नों तक जाना है, 20 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं दोस्तों। अभी आपको वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, या फिर कहीं जा रहे हैं तो बाद में देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? जबरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है दोस्तों आपकी आज। ए आई दोस्तों ये है कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? दोस्तों कितना आसान है ना, क के बाद करेंगे ख, जो कि होगा बिल्कुल गलत। नहीं नहीं दोस्तों, क के बाद दोस्तों शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी, आपकी डिक्शनरी में दोस्तों क के बाद दोस्तों ख नहीं आएगा दोस्तों, ये आएगा छ, क्योंकि दोस्तों ये बनता है क और स से मिलकर। दोस्तों ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपकी डिक्शनरी में दोस्तों क के बाद ख का दोस्तों स्थान नहीं है, यह है दोस्तों छ का स्थान। अगला दोस्तों प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा शब्द को दोस्तों माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अगला प्रश्न है, निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण दोस्तों कौन सा है? अब आप कहेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था तो, थ, दो, ध, न, दोस्तों इसके अलावा जो सौ है, सरलजन, दोस्तों ये भी सब इसमें आते हैं, किसमें? दंती में सौ। ये दोस्तों जो शिखर वाला सौ है, शेखर वाला सौ है दोस्तों, ये होता है तालव्य। तालव्य दोस्तों ये हो जाएगा दंत्य, ये वाला दंत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण है? दोस्तों अनुनासिक वर्ण हो जाएगा, अनुनासिक दोस्तों हो जाएगा म, म। अनुनासिक दोस्तों जो जैसे अंगो, यो, ण, मो, दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण घोष है? दोस्तों एक होता है घोष, या फिर इसको कहते हैं हम सघोष, और एक होता है दोस्तों अघोष। अघोष दोस्तों पहले आएगा, अघोष यानी कि शुरुआत के 1 2, और घोष यानी कि या घोष या फिर सघोष तो 3 4 5, क और चौ दोस्तों ये जो हैं ये तो अघोष हैं, और क ख दोस्तों जो ख है ये भी अघोष है। यहां पर पूछा है घोष या फिर सघोष, तो ये हो जाएगा ग। अगला प्रश्न है,
ल और सौ का उच्चारण किस स्थान से होता है? दोस्तों ये हो जाएगा दंत से होता है। जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? दोस्तों कंठ ध्वनि, क वर्ग, दंतोष्टि भी देखा हमने, मूर्धा मूर्धन्य भी देखा, लेकिन ग्रीवा ध्वनि दोस्तों गर्दन वाली ध्वनि हमने नहीं देखी है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, आपको दोस्तों पता भी नहीं चलेगा कि आपने 275 प्रश्न दोस्तों पढ़ लिए हैं, वो भी जबरदस्त प्रैक्टिस कर ली है। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? चौ, छ, जौ, झ। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अयोगवा। दोस्तों अयोगवा बोले तो अंग और ओह ओह। अंत्यस्थ व्यंजन दोस्तों य, र, ल, व। उस व्यंजन सौ, 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 ह। दोस्तों अभी बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? दोस्तों ये हैं 2 वर्गों में बांटा गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, दोस्तों ये क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है संधि विच्छेद। नहीं दोस्तों, वर्ण विच्छेद। अभी दोस्तों दक्ष आया था ना, दक्ष अभी ऊपर प्रश्न आया था, वही दोस्तों था हमारा वर्ण विच्छेद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वरों का उच्चारण होता है क्या? दोस्तों स्वरों का उच्चारण अनुनासिक की सहायता से होता है? दोस्तों नहीं। व्यंजनों की सहायता से नहीं, अनुस्वार की सहायता से नहीं। दोस्तों ये हो जाएगा बिना किसी की सहायता से स्वरों का दोस्तों उच्चारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ह्रस्व स्वर दोस्तों अ, ई, उ, री। प्लुत स्वर दोस्तों ओम। संयुक्त स्वर दोस्तों ए, आई, ओ, औ। द्वित्व दोस्तों व्यंजन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? दोस्तों ऊष्म व्यंजन अभी हम पढ़ेंगे, पार्श्विक लौ, उच्चिप्त डॉढ़, सघोष दोस्तों इसमें कतई नहीं आएगा, कतई दोस्तों नहीं आएगा सघोष। अगला प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी को दोस्तों बिल्कुल मजा आ रहा होगा अभी तक। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए, अंत तक बने रहेगा। 275 प्रश्न दोस्तों, वरना दोस्तों मैं चाहता तो 275 प्रश्नों के लिए दोस्तों 50-50 करके दोस्तों बहुत वीडियो बना देता, लेकिन नहीं, क्योंकि एक ही वीडियो में दोस्तों लगभग की 28 वीडियो में पूरे 6200 प्रश्न आपके सामने होंगे। क्योंकि एग्जाम से पहले दोस्तों, अभी तो इस बीच फिलहाल एग्जाम नहीं है, जैसे दिसंबर में एग्जाम है, उसके बाद जनवरी में, फिर आगे कोई एग्जाम नहीं है, तो उससे पहले भी अभ्यर्थी जो अच्छा रिवीजन उनका हो सके, इसलिए दोस्तों मैं जो है वीडियो बना रहा हूं। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है दोस्तों, उसे कहते हैं गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का स्वर या ह्रस्व से दुगुना, लघु स्वर या मूल स्वर दोस्तों ये ह्रस्व को ही कहते हैं, प्लुत स्वर दोस्तों 3 गुना समय लगता है यहाँ पर, गुरु स्वर या फिर दोस्तों दीर्घ स्वर भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका स्थान है दोस्तों क्या है? दोस्तों यह है काकल्य। अब काकल्य वर्ण कौन सा होता है दोस्तों? बिल्कुल आसान है, ये होता है दोस्तों ह दोस्तों है काकल्य वर्ण। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान, दोस्तों विसर्ग का उच्चारण स्थान है अह दोस्तों, ये आएगा कंठी में, कंठी में आता है, कंठी में, क वर्ग में। अगला दोस्तों प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं? 1 और 2।
अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था 1 और 2 दोस्तों ये होते हैं अघोष, बाकी 3, 4, 5 ये दोस्तों होते हैं घोष, या फिर इन्हीं को दोस्तों हम कह देते हैं सघोष। दोस्तों ये हो जाएगा अघोष 1 और 2। अगला प्रश्न है, भर भर के दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, बिल्कुल आपको मजा आने वाला है। सिलेबस का ही दोस्तों आप सब पढ़ रहे हैं। इसमें निम्नलिखित में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएगा य, र, ल और व। य, र, ल, व। सौ दोस्तों ये हो जाएगा ओस व्यंजन। अभी दोस्तों बहुत प्रश्न आने वाले हैं, बहुत प्रश्न आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन आपको बताना है, क से लेकर मौ तक। कंठी में भी ये सभी आ जाएंगे। महाप्राण में 2 और 4, क कटा ग कटा। अघोष, अघोष दोस्तों 1 और 2, तो ये हो जाएगा ख। अगला प्रश्न है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? दोस्तों प वर्ग, प, फ, ब, भ। दोस्तों ये हो जाएगा ओष्ठ। कंठ। अगला प्रश्न है बी वाला दोस्तों ऑप्शन है जो कंठ है। अगला प्रश्न है प वर्ग हो जाएगा ओष्ठ। अगला प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। महाप्राण बोले तो 2 और 4, चौ आ गया, हटा देंगे, अल्प प्राण है। फिर चौ आ गया, अल्प प्राण है। अब 2 ऑप्शन यहां पर हैं। मौ आ गया 1, 3, 5, तो ये भी अल्प प्राण है। देखिए दोस्तों कितना आसान है, कितना आसान है। देखिए दोस्तों ख, छ, ठ दोस्तों ये सभी महाप्राण हैं। अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए, दिल्ली द्वित्व हो जाए, तब वह क्या कहलाता है? दोस्तों इसे कहते हैं युग्मक ध्वनि, बोले तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंतोष्ठी ध्वनि कौन सी है? जल्दी से दोस्तों बता दीजिए। वो ऑप्शन नंबर बी। कहीं पर दोस्तों वो और फ दोनों को दंतोष्ठी दोस्तों दिखाया गया है किताब में, तो वो इसका से उत्तर हो जाएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? क से लेकर मौ तक, तो मौ क से लेकर मौ तक जाएंगे तो ह को हटा दीजिए, ह को हटा दीजिए, सौ को भी हटा दीजिए। दोस्तों ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क से लेकर मौ तक इतने ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है, जल्दी से दोस्तों बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा आई जो है ना हमारा, ये अर्ध विवृत स्वर है। अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। दोस्तों जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें दोस्तों कहते हैं निर्नुनासिक। दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक। अगला प्रश्न है, अंत्यस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंत्यस्थ दोस्तों कितने हैं? य, र, ल, व। ऊष्म कितने हैं? सौ, सौ, सौ और ह। दोस्तों कितने हो गए? दोस्तों ये हो गए 8। अगला प्रश्न है, र का विवरण है। र, अब दोस्तों पहला देखिए यहां पर, जैसे वतस्य है दोस्तों, ये तो सभी में है। अब हम अंत से चलेंगे। क्या दोस्तों र अल्प प्राण है, महाप्राण है? दोस्तों आप कहेंगे अल्प प्राण है, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे सीधे सीधे। अब र दोस्तों संघर्षी दोस्तों नहीं होता है, तो बचा दोस्तों हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए। र दोस्तों वत्स्य है, लुंठित है, सघोष है और अल्प प्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रीजनिंग वाली ट्रिक से जल्दी हो गया ये। अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? अभी दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, काकल्य वर्ण दोस्तों ये है हमारा ह। अगला प्रश्न है, य का उच्चारण स्थान है। य दोस्तों ये हो जाएगा तालु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा दोस्तों जो समूह है वो सही नहीं है? मूर्धनि चौ, छ, जौ, झ। अरे नहीं नहीं दोस्तों, ये तो मूर्धनि दोस्तों नहीं है, ये तो दोस्तों सरासर यहाँ पर गलत है, क्योंकि दोस्तों चौ, छ, जौ, झ दोस्तों ये तालव्य वर्ग में आता है। कंठी में दोस्तों क वर्ग बिल्कुल है। वतस्य में दोस्तों जो है सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार दोस्तों एग्जाम में आपको यहाँ पर रॉय दिखाई देगा। लौ भी वतस्य में आता है, नौ भी आता है, सौ भी आता है, तो इनको याद रखिएगा। ओष्ठी में प, फ, ब, भ, म।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर दोस्तों इसको जरूर से अभी से लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को अगर वत्स्य की बात आती है तो रॉ याद रहता है, लेकिन उनको लॉ पता नहीं होता है, नौ पता नहीं होता है, 100, क्योंकि ये दोस्तों एग्जाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्पर्श यहां पर आपको बताना है, सभी हैं, दंत बताना है, महाप्राण बताना है और अघोष बताना है। तो ढूंढ लेते हैं जल्दी से। स्पर्श में तो सभी हैं, दंत तो थो, अघोष 1 2 ठीक है, 2 में भी आ गया तो थो, महाप्राण बिल्कुल दोस्तों मैचिंग हो रही है दोस्तों, यहां पर इसकी कुंडली मिल गई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, केवल मोह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? केवल मोह से बोले जाने वाले, ये हो जाएगा निर्नुनासिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन कौन से? संयुक्त बिल्कुल आसान है दोस्तों, छ, त्र, ज्ञ और स्र, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा अंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसके उच्चारण में वतस्य की सहायता ली जाती है? दोस्तों ये हो जाएगा 100। अभी दोस्तों हमने देखा था वतस्य दोस्तों कौन कौन से थे, अभी दोस्तों हमने इनको देखा था 100, 9, इसके अलावा रो तो खैर है ही है, इसके अलावा लौ। अगला प्रश्न है, तो और दो को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं दंती, बिल्कुल आसान है दोस्तों, दंती कहते हैं। अगला प्रश्न है, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? दोस्तों चौ छ ये भी तालव्य हैं, जौ झ ये भी तालव्य हैं। हालांकि दोस्तों टौ ठौ ये तालव्य में नहीं आते हैं। अब ऐसे में दोस्तों उत्तर करना पड़ेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर 2 उत्तर सही हैं, तो ये डी हम कर लेंगे, क्योंकि चौ छ भी है, जौ झ भी है, तो डी कर लेंगे, क्योंकि ये तो नहीं आएगा। खैर एक से अधिक कह रहा हो, उपयुक्त में एक से अधिक, जी हाँ दोस्तों इसे कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती? दोस्तों ये है घ, क्योंकि ये कंठी वर्ण है, तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि तालु, अब तालु वर्ण कौन से हैं इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, तो घ दोस्तों क्योंकि कंठी है, तो बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण हैं क ख ग घ अंगु। दोस्तों अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर आपको बताना है मूर्धन्य में दोस्तों ट वर्ग आएगा, तो मूर्धन्य आपको बताना है। मौ तो सीधे सीधे हटा देते हैं, यों भी हटा देते हैं। स्पर्श व्यंजन दोस्तों सभी हैं, नासिक के में दोस्तों अंगों तो आएगा और अणो भी आएगा, अल्प प्राण भी 1 3 5 इसमें भी आएगा। अब बात है मूर्धन्य में दोस्तों ये अंगों नहीं आएगा, फिर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा अंगो, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये जो वर्ण है ना अणो, इससे दोस्तों कोई शब्द दोस्तों शुरू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? किस में है दोस्तों अनुनासिक? अब अंग और अह दोस्तों नहीं करना आपको, अनुनासिक दोस्तों यानी कि ये देखिए चांद, चंद्रबिंदु लगा है ना, जी हाँ लगा है, सांस, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर दोस्तों कौन कौन से हैं? ए ऐ ओ औ, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, ह्रस्व दीर्घ और पुलुत किसके प्रकार है? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था ह्रस्व स्वर अ ई उ री, दीर्घ स्वर बाकी जो बचे, पुलुत स्वर में आएगा ओम, दोस्तों ये हो जाएगा स्वर। अगला प्रश्न है, ह का उच्चारण स्थान है? जल्दी से दोस्तों बताइए, ह का उच्चारण स्थान दोस्तों ये हो जाएगा कंठे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? दोस्तों तालव्य वर्ण क, क्योंकि दोस्तों जो क है ना, ये है दोस्तों कंठी है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है,
भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों क्या है? दोस्तों आप कहेंगे वर्ण है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? जल्दी से दोस्तों बताइए, अवृत्तमुखी स्वर कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा ई। अगला दोस्तों प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों हर्ष स्वर, पुलुस स्वर, दीर्घ स्वर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? दोस्तों दो ही होती हैं, स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को दोस्तों क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों उसे स्वर कहते हैं। बिल्कुल मुहजबानी दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब देखिए दोस्तों यहां पर चौ, छ, जौ, जौ दोस्तों तालव्य, बाकी छोटी ई, बड़ी ई, चौ वर्ग और यो, इतना दोस्तों याद रख लीजिए। और ये अपना शेखर वाला सौ, शिखर वाला सौ, इसे भी दोस्तों याद रख लीजिए। अब इसे क्यों भूलना, तो ये भी दोस्तों तालव्य है, बाकी इतना तो है ही है, इसे भी याद रख लीजिए। शिखर को भी याद रख लीजिए, शिखर स्टडी पॉइंट को भी याद रख लीजिए। तो 100 याद रख लीजिए, ये वाला 100 ये हो जाएगा तालव्य। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर है दोस्तों, दीर्घ स्वर कौन सा है? जल्दी से दोस्तों बताइए। बड़ी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां ए आई को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना गया है क्योंकि दोस्तों ए आई संयुक्त स्वर में आते हैं। ए आई ओ औ दोस्तों ये संयुक्त स्वरों की श्रेणी में भी आते हैं, इसलिए दोस्तों इनको दीर्घ स्वर नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? दोस्तों अल्प प्राण कौन सा है? 1, 3, 5, 135, 1, 3, 5, ख, ख गलत, ठ गलत, दोस्तों ये हो जाएगा गो। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोस्तों ये जो है बाकी महाप्राण है। अगला प्रश्न है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण दोस्तों घोष या सगोष, 3, 4, 5 जो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में ओष्ठी वर्ण कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा ऊ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम 100 प्रश्न पर पहुंचने वाले हैं, 83 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, 275 तक हमको जाना है। अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? दोस्तों ये क्या है? दोस्तों ये स्वर है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं दोस्तों उसे कहते हैं लिपि। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प, फ, प, भ, म व्यंजन होते हैं, दोस्तों ये होते हैं ओष्ठी। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब दोस्तों दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उसे क्या कहेंगे? दोस्तों उसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। अ, धन ई। दोस्तों ये क्या बना? दोस्तों ये बना हमारा ए, तो ये ही हो गया संयुक्त व्यंजन। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण दोस्तों ये हो जाएगा प। कंठ वर्ण कौन सा है? दोस्तों कंठ ओ हो जाएगा, ई दोस्तों तालु, ऊ हो जाएगा ओष्ठ। दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर दोस्तों आ, बड़ी ऊ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाप्राण। महाप्राण दोस्तों कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। महाप्राण दोस्तों ध्वनि ये हो जाएगा भ।
अगला प्रश्न है, निम्न में अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व। दोस्तों ये है अंत्यस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष, जल्दी से आपको बताना है। सघोष दोस्तों हो जाएगा, सघोष में दोस्तों होते हैं 3 4 5, अघोष में 1 2, तो बो, ऑप्शन नंबर बी। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? सौ और ह। य, र, ल, व। दोस्तों ये हो जाएगा अंत्यस्थ, ये हो जाएगा ह। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में कंठ तालव्य है, कौन सा स्वर कंठ तालव्य? दोस्तों ए और आई। अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें कहते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में दोस्तों नाक से हवा निकलती है उन्हें दोस्तों कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक स्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन नहीं, अंत्यस्थ व्यंजन है? तो ये दोस्तों हो जाएगा य, र, ल, व। तो मिल गया हमको ल। अगला प्रश्न है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? दोस्तों ये हो जाएगा पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि दोस्तों लो, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दोस्तों कौन सा नहीं है? तो चौ वर्ग, क्योंकि दोस्तों चौ है हमारा तालु, तो इसे दंती कैसे करेंगे? बाकी दोस्तों दंती में लो आएगा, दो आएगा और तो आएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? दोस्तों अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। दोस्तों विवृत इसके अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 3 भेद आएंगे, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। दोस्तों हमारे 100 प्रश्न दोस्तों पूरे हो गए हैं, शतक दोस्तों हमारा लग गया है। अब 175 प्रश्न ही दोस्तों केवल शेष हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, हो सकेगा दोस्तों एक शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, ऐ, ओ, औ। तो ऊ कहां से आ जाएगा? इसमें ऊ नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म बोले दोस्तों अपना हाथ दोस्तों अपने मुंह के पास लेकर जाइए और बोलिए सौ, सौ, सौ और हो। देखिए दोस्तों आई ना गर्मी, तो गर्म हवा निकली, तो यही है दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अगला प्रश्न है, क्या कोई तारे गिन सकता है? क्या दोस्तों गिन सकता है? क्या ये सही बात है? तो यहां पर पूछा है कि ये कौन सा चिन्ह लगा, ये वाला चिन्ह। दोस्तों ये है प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मध्य स्वर कहते हैं। अब जिन अभ्यर्थियों को समझ है वो तो सही कर ले जाएंगे। अब जिन अभ्यर्थियों को तुक्का लगाना है तो वो दोस्तों तुक्का लगाएंगे ऊपर। देखिए दोस्तों मध्य स्वर दोस्तों होता है ओ दोस्तों बीच से आवाज आती है बिल्कुल, इसलिए दोस्तों ये मध्य स्वर है। वरना कई अभ्यर्थी जिनको पता नहीं होगा वो दोस्तों ओ को तो कतई लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो सोचेंगे कि बीच में नहीं है ये, तो इस तरह से दोस्तों, लेकिन नहीं, मध्य स्वर दोस्तों ओ है। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण है। तो कंठ वर्ण दोस्तों अ वर्ग, अ हो गया, ह हो गया और विसर्ग हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? दोस्तों ये हो जाएगा जो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवरण चिन्ह है? दोस्तों विवरण हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? दोस्तों ये है योजक चिन्ह। जैसे दोस्तों मैंने लिखा यहां पर माता पिता,
या भाई बहन लिख दूं या पति पत्नी लिख दूं दोस्तों, बीच में आ रहा ना योजक चिन्ह, तो यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो जौ दोस्तों देखते ही सीधे मन में, क्योंकि तीसरे नंबर पर आता है, चौ छौ जौ तीसरे नंबर पर आया तो सीधे सीधे अल्पप्राण हो गया है। बाकी दोस्तों सभी हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? दोस्तों ये है पश्च संवृत है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है? दोस्तों ये है 33। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 33 है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों ये क के बाद आता है, ख आपको नहीं करना है, अभी प्रश्न इससे पहले भी आया था। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? सौ और ह। दोस्तों गौ इसमें कतई नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन ग्यों बनता है? गौ कतई नहीं, क कतई नहीं, गौ कतई नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्यों दोस्तों बनता है? जौ और यों से मिलकर। अगला प्रश्न है, व व्यंजन है दोस्तों, व व्यंजन कैसा है? य र ल व दोस्तों हो जाएगा अंत्यस्थ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? चौ त्र ग्यो और स्र दोस्तों, फ नहीं आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में महाप्राण, तो जल्दी से दोस्तों बताइए कौन सा है महाप्राण? प पहले नंबर पर, जो तीसरे नंबर पर, वो अंत्यस्थ व्यंजन य र ल वो अंत्यस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, तो महाप्राण दोस्तों घ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? दोस्तों संयुक्त स्वर बिल्कुल आसान है दोस्तों, संयुक्त स्वर हो जाएगा ए आई ओ औ। दोस्तों यही है हमारे संयुक्त स्वर, ए आई ओ औ संयुक्त स्वर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है महाप्राण, महाप्राण दोस्तों कहलाता है। अगला प्रश्न है, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग दोस्तों ये हो जाएगा मूर्धन्य, क वर्ग कंठ्य, च वर्ग तालु, त वर्ग दंत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दोस्तों जल्दी से बताइए, दीर्घ स्वर आ बड़ाई, आ बड़ाई बड़ाऊ दोस्तों ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों उन्हें कहते हैं व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? दोस्तों यह है वृष्टि। यहां पर दोस्तों देखिए, व फिर री फिर सौ फिर ट ई, हलंत का मतलब दोस्तों आधा, तो ये वृष्टि में हुआ है। वृष्टि में अगर माना दोस्तों ये वृष्टि जैसे वर्षा में, कई अभ्यर्थी यहां भी कर देंगे, कई अभ्यर्थी रिपु में कर देंगे, क्योंकि यहां पर री साफ साफ दिख रहा है। नहीं नहीं दोस्तों ये देखिए वृष्टि में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? स्वर रहित लिखने के लिए दोस्तों हलंत लगाते हैं, जैसे कि ये देखिए लगा है ना दोस्तों हलंत, तो यही है इसका मतलब। अगला प्रश्न है, भाषा की मूल इकाई है? जल्दी से दोस्तों बताइए, भाषा की मूल इकाई दोस्तों ये होती है ध्वनि। अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? दोस्तों ये कहलाती है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण कहलाती है। अगला प्रश्न है, वर्णों के कितने भेद हैं? दोस्तों कितने भेद हैं? दोस्तों दो ही भेद होते हैं वर्णों के। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? दोस्तों वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? दोस्तों कौन सा वर्ण है? दोस्तों ये हो जाएगा क। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? दोस्तों र व्यंजन किस में नहीं है? मातृभूमि में नहीं है। बाकी दोस्तों देखिए,
मातृभूमि दोस्तों री है। कर्म दोस्तों देखिए इस तरह से बनेगा, मातृ किस तरह से बनेगा, मूर्धा किस तरह से बनेगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों र व्यंजन नहीं है तो मातृभूमि में नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि दोस्तों ये हो जाएगा शिखर स्टडी पॉइंट वाला 100। अगला प्रश्न है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है संयुक्ताक्षर। ऑप्शन नंबर डी। जैसे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क और सौ को मिलकर बना है 6, तो जिसमें क स्वर रहित व्यंजन है। अगला प्रश्न है कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है दोस्तों? हो जाएगा अणु। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? च्यों, त्रो, क्यों और स्रो। यो दोस्तों आता है किसमें? अंत्यस्थ व्यंजन में। अगला प्रश्न है जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें कहते हैं दंत्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है स्व ध्वनि का उच्चारण स्थान दोस्तों ये हो जाएगा तालु, तालु। अगला प्रश्न है अंगों का उच्चारण स्थान है दोस्तों, अंगों का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिक के। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अर्ध स्वर है, तो अर्ध स्वर दोस्तों ये हो जाएगा य और व। यही दोस्तों हमारे कैसे स्वर हैं दोस्तों? ये हमारे अर्ध स्वर हैं, य और वो दोस्तों हमारे अर्ध स्वर हैं। अगला प्रश्न है घ का उच्चारण स्थान है दोस्तों, क, ख, ग, घ दोस्तों अंगों ये हो जाएगा कंठ। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है छ वर्ण किसके योग से बना है दोस्तों? बिल्कुल एग्जाम में आने की गारंटी है और प्रश्न पूछा ही जाता है दोस्तों यहां से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा क और सौ से मिलकर बना है छ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सौ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष है। बिल्कुल दोस्तों सघोष बोले तो 3, 4, 5। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। बिल्कुल दोस्तों 1 और 2 अघोष हैं। पूरी तरीके से सहमत हूं, पूर्णतः इन दोनों वाक्यों से तो मैं सहमत हूं और आप भी सहमत हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। बिल्कुल दोस्तों इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, ना मुझे और ना आपको, ये भी सही है। सभी विसर्ग सघोष होते हैं? नहीं नहीं दोस्तों अघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नासिक की व्यंजन यहां पर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फ का उच्चारण स्थान प, फ, ब, भ, ओष्ठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है दोस्तों? ग्यों। ग्यों बनेगा दोस्तों जो और यों से मिलकर। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों, नाक और मुख से इसका संबंध होता है। किससे? अनुनासिक से। कंठ्य ध्वनि दोस्तों क। अगला प्रश्न है दंत्य वत्स्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उच्चारण कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अघोष और महाप्राण, अघोष और महाप्राण, तो दोस्तों ये हो जाएगा महाप्राण चाहिए तो क तो हट गया, ये भी हट गया, तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? दीर्घ, तो दीर्घ दोस्तों यहां पर हमको चाहिए इसमें से ई हटा देंगे पहली बात, अ को भी हटा देंगे और अ ई उ री टी भी हटा देंगे, तो दोस्तों ये बचेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सभी स्वर दोस्तों इसमें दीर्घ है। अगला प्रश्न है किस समूह के
वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। मूर्धा दोस्तों ये तो नहीं लग रहा है। मूर्धा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए दंती आ रखा है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका सटीक उत्तर। टॉ ठॉ डॉ ढ ये 100 भी बनेगा, पेट कटा 100, और ये री, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झ तालु से, ख कंठ से बिल्कुल है, प ओष्ठ से, ट दोस्तों मूर्धन्य से होगा। ट दोस्तों मूर्धन्य से है। अगला प्रश्न है य र ल व को कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? दोस्तों ये कहते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। य र ल व दोस्तों ये हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? दोस्तों अयोगवाह कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग को ही दोस्तों कहते हैं अयोगवाह। अगला प्रश्न है इनमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं? स और ह। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर है? दोस्तों ऐ और औ। दोस्तों ये हो जाएंगी हमारी संयुक्त स्वर ध्वनियां। अगला दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है? स्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों 160 प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं दोस्तों। हमको जाना है 275 प्रश्न दोस्तों। 275 प्रश्न पर हमें जाना है। आधे से ज्यादा दोस्तों हम देख चुके हैं, 160 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? मूर्धन्य है तो ये 100 हटा देता हूं मैं। एक को कंठी का आएगा, चलो जो पहले मन में आए उसे हटा देते हैं। और मूर्धन्य कह रहा है तो खो भी कंठ में आएगा। तो ये देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। रीजनिंग के तरीके से दोस्तों जैसे होता है ना रीजनिंग में, ऐसे ही दोस्तों जल्दी जल्दी करना रहता है। अगला प्रश्न है एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। महाप्राण देख लेते हैं। गौ तीसरे पर आता है, जौ भी तीसरे पर आता है, नौ पांचवें पर, तो इसी में नहीं हुआ है, इसी में नहीं हुआ है। बाकी क्योंकि दोस्तों भले यहाँ पर घा लिखा है, ये खी लिखा है तो दोस्तों हमको तो खोई चाहिए ना, क्योंकि खोई से तो बनाए खी। झ जो है अब झूठ लिखा है, भले झू लिखा है तो ये झ से तो बनाए, तो जोगन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य वर्ण दोस्तों कौन सा नहीं है? क नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये कंठी है। अगला प्रश्न है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दोस्तों चौ छ जौ जौ तालव्य। अगला प्रश्न है इनमें से ब की ध्वनि प फ ब ब ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों पूर्ण विराम का ही हम प्रयोग करते हैं ज्यादा। अगला प्रश्न है संयुक्त व्यंजन का उदाहरण। दोस्तों ये हो जाएगा छ। अगला प्रश्न है इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? प फ ब भ। ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है ओष्ठ यहां पर बताना है, अल्प प्राण आपको बताना है, घोष बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा प तो नहीं आएगा, ब इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंती नहीं है? तो ट दोस्तों नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे दोस्तों ट हो जाएगा मूर्धा। दोस्तों कैसा है ट? दोस्तों जो ट ध्वनि है ना ये मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य। अगला प्रश्न है ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? बड़ाऊ। अगला प्रश्न है तालव्य व्यंजन कौन सा है? तालव्य व्यंजन दोस्तों तालव्य व्यंजन हो जाएगा चौ छ जौ झ। अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द का आरंभ नहीं होता? किस से शब्द जौ से दोस्तों अभी हमने देखा था जोगन है,
फ से भी कई शब्द बनते हैं, और ये 2 बच गए यहाँ पर हमारे। जल्दी से बताइए। ड से भी बनता है डमरू, तो इससे दोस्तों नहीं बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दंती बताना है, वत्स्य बताना है, महाप्राण और घोष व्यंजन वर्ण, दोस्तों ये बनेगा ध। अगला है गौ, जौ, छ, चौ, ट, तालव्य, महाप्राण और घोष कितने हैं। देखिए दोस्तों क्या प्रश्न बनाया, तो यहां पर तालव्य, महाप्राण और घोष। अब दोस्तों तालव्य तो है, महाप्राण तो नहीं है, महाप्राण तो है ही नहीं, घोष भी नहीं है, तो कोई नहीं है दोस्तों। अब कहेंगे आप तालव्य तो हैं, लेकिन दोस्तों आप सभी बताना है, तालव्य भी बताना है, महाप्राण भी बताना है, घोष भी बताना है, तीनों चीज एक शब्द में बतानी है, 3-3 गुण बताना है, इसमें से 3-3 गुण, तो कोई नहीं गुण, मतलब 1-2 गुण मिल रहे हैं तो क्या करें, 0 कर देंगे। अगला प्रश्न है, यही दोस्तों सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है, दोस्तों हो जाएगा री। तो 175 प्रश्न पर दोस्तों हम पहुंच गए हैं। अब दोस्तों केवल 100 ही प्रश्न बचे हैं। दोस्तों बने रहेगा अंत तक। जल्दी से दोस्तों कर दीजिए लाइक, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। दोस्तों एक बेहतरीन सीरीज यहां पर चलाई हुई है हिंदी की हमने, तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म यानी कि गर्मी वाला व्यंजन हमको निकालना है। हो, सौ 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 और हो। अगला प्रश्न है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। तो व्यंजन दोस्तों किसे कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, दोस्तों ये कहलाते हैं व्यंजन। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, दोस्तों ये हो जाएगा बो। अगला प्रश्न है, कंठ यहां पर आपको बताना है, अल्पप्राण बताना है, तो जल्दी से बताइए दोस्तों ये हो जाएगा गौ, कंठी, क्योंकि कंठी में तो थो आएगा ही नहीं, फो भी आएगा ही नहीं। अल्पप्राण तो घो हो जाएगा महाप्राण, तो ये हो जाएगा गौ। अगला प्रश्न है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, दोस्तों कौन सा है, आइए। अगला प्रश्न है, इनमें से चौ वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान, तो चौ दोस्तों ये बनेगा चौ, छौ, जौ, जौ, तालु। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, दोस्तों वृष्टि, अभी हमने देखा था ऊपर। इनमें से संवृत स्वर कौन सा है, दोस्तों ई। अगला दोस्तों प्रश्न है, मूर्धन्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण कौन सा है, दोस्तों ठो। अगला है, तालव्य बताना है आपको, महाप्राण बताना है, अघोष व्यंजन वर्ण बताना है दोस्तों छो। कंठ क वर्ग, हाँ ठीक है, महाप्राण बताएंगे और घोष बताएंगे, तो बता देते हैं दोस्तों ये बनेगा हो, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, दोस्तों गिनने पड़ेंगे आपको। अल्पप्राण स्वर दोस्तों जब आप गिनने बैठेंगे ना, तुक्का दोस्तों लगा दीजिए। जिन अभ्यर्थियों को सही पता है तो वो रुके रहिए, उन्होंने अपने मन में सोच भी लिया होगा। तो 31 जिन्होंने सोचा है दोस्तों गिन लीजिएगा, 31 निकलेंगे, 1 3 5 करके। अल्पप्राण स्वर भी अल्पप्राणी होते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण, दोस्तों ये है डॉ। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण, दोस्तों ये हो जाएगा भौ। अगला प्रश्न है, इनमें से ऊष्म व्यंजन आपको बताना है दोस्तों, सौ, सौ, सौ और हो। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण दोस्तों बताना है, ये हो जाएगा टॉ। अगला प्रश्न है, तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण दोस्तों ये हो जाएगा झ। अगला प्रश्न है, घ, गौ, डॉट, ठ, तो इनमें से अघोष व्यंजन कितने हैं। अघोष और एक होता है सघोष और घोष। सघोष और घोष एक ही बात है, तो यहां पर हमको बताना अघोष। अघोष दोस्तों कितने हैं देख लेते हैं। एक तो दोस्तों तो है, तो और ठो दोस्तों 2 ही हैं, ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कंठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा घो। अगला प्रश्न है कंठ्य अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण आपको बताना है। दोस्तों ये हो जाएगा अंगो। अगला प्रश्न है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण। दोस्तों ये हो जाएगा झो। अगला प्रश्न है इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ये दोस्तों यहां पर आपको बताना है। दोस्तों हम स्वरों के बिना व्यंजनों को कतई नहीं बोल सकते। अगला प्रश्न है प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो प्रयत्न के आधार पर दोस्तों लौ हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि। अगला प्रश्न है इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प दोस्तों कौन सा है? दोस्तों ये हो जाएगा भौ। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? दोस्तों ये है मौ। अगला प्रश्न है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? दोस्तों ये है नाक और मुंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहां पर आपको बताना है एक तो मूर्धन्य बताना है, अल्प प्राण बताना है, अघोष व्यंजन वर्ण दोस्तों बताना है। तो ये हो जाएगा टो। अगला प्रश्न है इनमें से री क्या है? दोस्तों री क्या है? तो स्वर है ना। री क्या है दोस्तों? स्वर है। अगला प्रश्न है प वर्ग का उच्चारण स्थल दोस्तों ये है ओष्ठ। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, ये तो सही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये भी सही है। सुनो सुनो वह गा रही है, उसे गाने देते हैं, ये भी सही है। वह बहुत दूर से आ रहा है, दोस्तों ये यहां पर गलत है, ऑप्शन नंबर ए। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। छपेगा 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 कई बार छप भी चुका है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग दोस्तों लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए दोस्तों हंस पद त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच लेन और देन तो लगेगा डैश, ऑप्शन नंबर बी। बोले तो निर्देशक चिन्ह। अगला दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न है दो विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? दोस्तों ये लगता है योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, दोस्तों ये किया जाता है योजक चिन्ह का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? दोस्तों ये करते हैं विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द यानी कि एक ही है यहां पर दोस्तों इखरा उद्धरण लगेगा। दोहरा उद्धरण दोस्तों जब दो तीन लाइन लिखनी हो, दो तीन शब्द लिखने हो तब दोस्तों दोहरा, या भी थोड़ा उससे बड़ा लिखना हो तो दोहरा आएगा, लेकिन अक्षर या शब्द तो इखरा ही लगेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों पहचानिए, जल्दी पहचानिए, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों जो सी में है विस्मयादि बोधक, ए में है अल्प विराम, बी में है अर्ध विराम। अगला प्रश्न है माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में ये दोस्तों लगा है ना योजक चिन्ह, यही है दोस्तों योजक चिन्ह। उसने मुझसे कहा आज मैंने एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? दोस्तों ये है उसने मुझसे कहा, दोस्तों यहां पर एक कॉमा लग जाता, अल्प विराम लग जाता तो सही था ना, बाकी तो ये ठीक ही था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मुझे बाहर जाना है,
रेखांकित चिन्ह को पहचाने। ये दोस्तों जो रेखांकित है ना, इसे कहेंगे हम पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं अधोरेखा चिन्ह। अधोरेखा चिन्ह। अगला प्रश्न है, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है। दोस्तों कौन सा चिन्ह रहता है, तो योजक चिन्ह रहता है, जैसे अभी हमने देखा था माता पिता। अगला प्रश्न है, निर्देशक चिन्ह आपको बताना, ये तो हो जाएगा प्रश्नवाचक, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो निर्देशक दोस्तों बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रेखांकित चिन्ह दोस्तों इस तरह का दोस्तों अगर आपको जहां पर भी दिखाई दे तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ये लोप सूचक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो योजक चिन्ह दोस्तों वहां पर लगता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। दोस्तों निर्देशक चिन्ह होता है, लाघव चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है, लेकिन उपदेशक चिन्ह दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता, कतई नहीं होता। अगला प्रश्न है, किस विराम चिन्ह का द्योतक है। दोस्तों ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको छोटा कोष्टक, तो ये हो जाएगा कोष्टक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों कैसा चिन्ह है, जल्दी से बताइए। तुल्यता सूचक दोस्तों चिन्ह है, तुल्यता सूचक। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हम करेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह का। अगला प्रश्न है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं विराम चिन्ह। संधि भी पढ़ेंगे, प्रत्यय भी पढ़ेंगे, उपसर्ग भी पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बाद इंतजार कीजिए। सबका अनुस्वार का चिन्ह है, तो स्वर के ऊपर एक बिंदी दोस्तों आपको लगी दिखाई दे तो उसे कहेंगे अनुस्वार। अगला प्रश्न है, शीला कहिए क्या हाल है। क्या हाल है जी, का हाल बा। दोस्तों ये हो जाएगा निर्देशक चिन्ह, ये जो लगा। अगला प्रश्न है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों उसे कहते हैं पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग दोस्तों किया जाता है, तो यह हो जाएगा पूर्ण विराम। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हो जाएगा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है। अब दोस्तों यहां पर जैसे ये चार ऑप्शन है ना, इसके अनुसार क्यों आ गया तो यहां पर लगा देंगे प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प भेद विराम चिन्ह को सम्मिलित नहीं करता है, तो देख लेते हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए दोस्तों, उद्धरण चिन्ह तो ये ठीक है, योजक चिन्ह जो है दोस्तों, अल्प विराम भी ये वाला ठीक है हमारा, पूर्ण विराम भी सही है, योजक चिन्ह दोस्तों ये इस तरह से तो नहीं, तो डैश बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। बाकी दोस्तों ये देख लीजिएगा क्योंकि ये ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां दोस्तों आप कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, तो वहां लगाएंगे अर्धविराम, अर्धविराम। अगला प्रश्न है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए दोस्तों ये आप लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह।
हंस पद किस विराम का एक और नाम है? दोस्तों यह है त्रुटि विराम। अगला प्रश्न है मोहन आज घूमने जाएगा। दोस्तों साफ साफ दिखाई दे रहा है पूर्ण विराम लगा है। विराम चिन्ह संबंधी विसंगति दोस्तों बतानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों यहां पर दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया गया दोस्तों, यहां पर इखड़ा उद्धरण ही लगना चाहिए था जो कि गलत है। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? उद्धरण चिन्ह देखिए दोस्तों इखड़ा उद्धरण लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, श्रीमती श्यामा चूना। अगला प्रश्न है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। वाक्य में अपेक्षित है दोस्तों, एक तो अल्प विराम और एक पूर्ण विराम इसमें लगना ही चाहिए था। अगला प्रश्न है वाह तुम आ गए, तो दोस्तों वहां के बाद लगा देंगे ना विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह है? मैंने समझा वह नहीं जाएगा। दोस्तों ये जो है ना ये अल्प विराम है, अल्प विराम, और ये वाला जो है ना ये पूर्ण विराम है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? दोस्तों इनके अनुसार माना जाता है कि जो हमारे विराम चिन्ह है वो दोस्तों हमने अंग्रेजी भाषा से लिए हैं, और इनकी संख्या कामता प्रसाद गुरु ने दोस्तों कितनी मानी है? तो 20 मानी है। अगला प्रश्न है अर्ध विराम का प्रयोग दोस्तों किसमें हुआ है? अर्ध विराम दोस्तों ये है, और बाकी इतना क्या ही पढ़ा, अर्ध विराम हमको पहचानना था। ये अल्प विराम हो जाएगा और ये जो विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ये पूर्ण विराम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वाक्य क्या लिखा है हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ अर्ध विराम से बस। अगला प्रश्न है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा अर्ध विराम। अगला प्रश्न है उप विराम। दोस्तों आपको यहां पर बताना है, सीधे दोस्तों आपको उप विराम पहचानना है ना, सीधे सीधे उप विराम पहचान लेते हैं। ये दोस्तों जो है ना ये है उप विराम, बाकी इतना बड़ा प्रश्न लिखा है, घबराना नहीं है, हमको विराम चिन्ह पहचानना है बस। ये देखिए ये है उप विराम, खत्म। अगला प्रश्न है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इस वाक्य में दोस्तों कौन सा उचित विराम चिन्ह? दोस्तों आनंद घर आया तो अल्प विराम लगाएंगे ना। अगला प्रश्न है हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने के लिए दोस्तों विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों ये होता है अर्ध विराम का, अर्ध विराम। अगला प्रश्न है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? दोस्तों ये होता है अल्प विराम का, अल्प विराम। अगला प्रश्न है अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद दोस्तों ये लगा है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक है। अगला प्रश्न है विस्मयादिबोधक चिन्ह दोस्तों ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। अगला प्रश्न है जब किसी पद की व्याख्या करनी हो, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? दोस्तों ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंत्य, तो थो दो धो, दंत्य, ऑप्शन नंबर बी। कंठ तालु, ए आई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई हो। इस वाक्य में दोस्तों अल्प विराम लगेगा, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है यहां पर आएगा अल्प विराम। कंठोष्टि वर्ण ओ औ, ऑप्शन नंबर बी। समानता सूचक चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। दोहरा उद्धरण चिन्ह, अल्प विराम। अगला प्रश्न है आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाह वाह क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। तो यहां पर दोस्तों लगेगा आहा, यहां पर लगेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला प्रश्न है
दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को दोस्तों कहते हैं योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? पूर्ण विराम होता है। उपविराम का चिन्ह दोस्तों, उपविराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसे कहते हैं अर्धविराम। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह MA B.Ed? अब दोस्तों ये जो है मेरी शैक्षिक योग्यता भी यही है, MA हिंदी और B.Ed। मेरी शैक्षिक योग्यता भी यही है। अब मैं इसको दोस्तों किस तरह से लिखूंगा ये मुझे लिखना है। तो MA दोस्तों मैं लिखूंगा MA, तो यहां पर कुछ नहीं लगा, यहां पर कुछ नहीं लगा, यहां पर लगा है MA B.Ed। अब दोस्तों दो एक ही साथ है तो B.Ed, तो दोस्तों ये इस तरह से लिखा जाएगा MA B.Ed ऑप्शन नंबर C। तो ये दोस्तों मेरी शैक्षिक योग्यता भी यहां पर लिखी है MA B.Ed, तो इस तरह से दोस्तों ये शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए दोस्तों अगर कोई कठिन शब्द है ना उसके लिए आप लगा देंगे कोष्टक। सीधी बात, नो बकवास, सीधे लगा देंगे कोष्टक। अगला प्रश्न है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? कोष्टक का। अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से कौन सा है? अब पूर्ण विराम दोस्तों इंग्लिश में कह देते हैं फुल स्टॉप, कह देने वाले ठहरे तो ये हो जाएगा फुल स्टॉप। अगला प्रश्न है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है? अल्प विराम दोस्तों, अल्प यानी कि कम रुकना, यानी कि दोस्तों वाक्य के मध्य में इसका प्रयोग किया जाता है, और जहां बहुत कम रुकना हो, जहां बहुत कम ठहराव हो दोस्तों वहां पर करेंगे हम अल्प विराम का प्रयोग। कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है दोस्तों? ए यहां पर जो है ये स्वर है, फिर है ना, व्यंजन तो नहीं है भूल कर भी। प वर्ग दोस्तों हो जाएगा ओष्ठ्य। स्व अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में कौन सा तथ्य सही है? पुरुष तथा वचन के विकार के कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तुम समझते हो कि निरा बालक है परंतु वो अच्छे अच्छों के कान काटता है, ये दोस्तों सही है। आना जाना दोस्तों, आना जाना में जो है ना आना और बीच में लगा देंगे यहां पर डैश करके दोस्तों, इसे कहते हैं फिर योजक चिन्ह, है ना, योजक चिन्ह। दोस्तों देखिए 275 प्रश्न हमारे पूर्ण हो गए हैं। मात्र 28 वीडियो में ही दोस्तों 6200 प्रश्न आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ये आपके सामने दोस्तों मैं रखने वाला हूं। तो अब दोस्तों कुछ ये भी तथ्य हैं, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। जब दोस्तों हमने इतना देख ही लिया है तो थोड़ा दोस्तों और भी देख लेते हैं। अंत तक बने रहिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए जल्दी से। सीधे दोस्तों एक एक बार से मैं पढ़ने वाला हूं। मात्रा के आधार पर 3 स्वर होते हैं दोस्तों, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत दोस्तों क्या हैं? ये स्वर के प्रकार हैं। भाषा शब्द की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण या ध्वनि है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या दोस्तों कितनी है? 11 है। हिंदी वर्णमाला में कुल दोस्तों 52 वर्ण है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र दोस्तों ये जो है दोस्तों ये संयुक्त व्यंजन है। य व को अर्धस्वर कहा जाता है। हिंदी शब्दकोश में डिक्शनरी में दोस्तों अंग अ वर्ण से पहले आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ण है। से दोस्तों पुल्लिंग वर्ण है। दोस्तों आया था ना प्रश्न, शुरुआत में ही आया था, जहां तक मुझे याद है पहला ही प्रश्न था। जो अभी तक बने हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ था करके, यस। अगला प्रश्न है, अंगो यो ण न मो नासिक की वर्ण है। इनका उच्चारण स्थान नासिक की भी है। इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। ह दोस्तों काकल्य वर्ण है।
अंग दोस्तों अनुस्वार है, औह विसर्ग है, और ये दोस्तों अयोग व वर्ण कहलाते हैं। अगला है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आ, बड़ाई और बड़ाऊ दोस्तों ये जो है मूल दीर्घ स्वर हैं। ए आई दोस्तों कंठ तालव्य हैं। अगला प्रश्न है ओ, औ को दोस्तों कंठोष्टि कहा जाता है। व को दोस्तों दंतोष्टि या दंतोष्टि कहा जाता है। इस तरह से दोस्तों वर्तनी में लिखा है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। र दोस्तों वत्स्य है, लुंठित है, सगोश है और अल्प प्राण, इसे हमने देख ही लिया था। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं दोस्तों उसे लिपि कहते हैं। अगला है हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण क वर्ण के बाद आता है, क्योंकि छ एक संयुक्त वर्ण है जो कि क और सौ के योग से बनता है। इसी प्रकार त्र दोस्तों जो है तो के बाद आता है, ज्ञ दोस्तों जो है जौ के बाद आता है और स्र जो है सौ के बाद आता है। पुलुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ओम, इस तरह से। अनुस्वार पंचम वर्ण का कार्य करता है। पूर्ण विराम का अर्थ है दोस्तों पूरी तरह से रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूरी तरह से रुक जाओ, ठहर जाओ। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग दोस्तों नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संधि, कथन एवं कहावत को लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वर एवं व्यंजन वर्ण के भेद हैं। अगला प्रश्न है जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो दोस्तों उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं या युग्मक ध्वनि भी किसे कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः दोस्तों 11 स्वर माने हैं और 35 व्यंजन माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य पर्यटन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद बताए दोस्तों, एक तो अल्पप्राण और एक महाप्राण। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दोस्तों विराम चिन्हों की संख्या कितनी है ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। यहीं पर दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा शब्द रचना से। उपसर्ग, प्रत्यय, अभिता, व्यंजना, लक्षणा सब पढ़ेंगे। उसके बाद संज्ञा होगा, संज्ञा में लिंग, कारक, वचन सब आएंगे। उसके बाद सर्वनाम, विशेषण सब दोस्तों आने वाले हैं आगे को। तो अंत तक दोस्तों बने रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।